सभी लोग देखो, तो बोल रहे हैं यहाँ पे फोर्सफुल एक्सपायरेशन में तो एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, जो एब्डोमिनल मसल्स हैं इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, जो विसरल ऑर्गन है वो ऊपर की ओर ढकेले जाएंगे, ऊपर की ओर भेज दिए जाएंगे, जिससे जो आपका ये जो डायाफ्राम है ये स्टीप हो जाएगा। इधर देखिए, तो एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, विसरल ऑर्गन पुश्ड टुवर्ड डायाफ्राम, डायाफ्राम की ओर भेजे जाएंगे, जिससे डायाफ्राम जो है स्टीप हो जाएगा। समझे? अब बताया था, देखो डायाफ्राम कहाँ है, ये नीचे की ओर, ये क्या है एंटीरियर, ये क्या है पोस्टीरियर। तो जब डायाफ्राम स्टीप हो जाएगा तो कौन सा वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, एंटीरियो पोस्टीरियर वॉल्यूम, ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और दूसरा काम क्या होगा, देखो कल आपको बताया था, मैंने नॉर्मल ब्रीदिंग पढ़ाई थी, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन पढ़ाया था, यहाँ पे कहीं पे भी इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स का यूज नहीं बताया था। समझे? यहां देखिए अब ये टर्म आ रहा है इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। तो एक चीज तो पता चलता है कि नॉर्मल ब्रीदिंग में ना केवल एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स काम करती हैं और डायाफ्राम की फ्रीनिक मसल्स काम करती हैं, जबकि फोर्सफुल ब्रीदिंग में यहां काम करती है इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। तो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स काम करेंगी, इन कॉन्ट्रैक्ट होंगी, तो ये क्या करेगी, रिब्स और स्टर्नम को इनवर्ड और डाउनवर्ड की ओर ले जाएगी, जिससे बेटा बताया था, देखिए ये वेंट्रल है, पीछे जो आपकी वर्टिब्री है ये क्या है आपका, ये डॉर्सल है। तो अगर इस साइड से वॉल्यूम रिड्यूस होगा तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डॉर्सो वेंट्रल। समझे? तो ये रिब्स को इनवर्ड, स्टर्नम को इनवर्ड ले जाएगी, तो डॉर्सो वेंट्रल वॉल्यूम जो है रिड्यूस हो जाएगा। समझे? तो अब देखिए ये भी वॉल्यूम रिड्यूस कर रहा है और ये भी वॉल्यूम रिड्यूस कर रहा है, ये दोनों से वॉल्यूम बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा, प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो जो एयर है, एयर को बाहर भेज दिया जाएगा, फोर्सफुली जो एयर है ये बाहर भेज दी जाएगी। अब बोल रहे हैं ध्यान रखेगा, तो नॉर्मल जो ब्रीदिंग होती है इसको थोड़े एब्डोमिनल ब्रीदिंग बोलते हैं, और फोर्सफुल ब्रीदिंग जो होती है थोरेसिक ब्रीदिंग। कब काम करती है, जब मान लो आप बहुत ज्यादा सीढ़ी चढ़ जाओ, समझ रहे हो ना, बहुत तेजी से सांस लेने लगते हैं हम लोग, या दौड़ जाए हम लोग, समझे, उस केस में थोरेसिक ब्रीदिंग काम करेगी। मगर ये जो थोरेसिक ब्रीदिंग है ये नॉर्मल ब्रीदिंग वर्क की तरह से हो जाएगी, किसमें, प्रेग्नेंट वुमेन में। ठीक है? अब ये देखिए प्रेशर ग्रेडियंट, ये अभी मैंने इंस्पायरेशन का बताया, अभी मैं एक्सपायरेशन का भी बताऊंगा। प्रेशर ग्रेडियंट कैसे काम करता है, तो बेटा एक चीज तो जान लो, बाहर जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है ये तो वही बना रहेगा हमेशा से 760 mmHg। ठीक है? अब बेटा ये जो अंदर कल मैंने आपको पढ़ाया था कि जब इंस्पायरेशन होता है, बोलो बच्चों, अंदर कितना प्रेशर हो जाता है, देखिए इससे कम कर दीजिए, इससे कितना कम हो गया था, 2 कम हो गया था। यहाँ पे प्रेशर था 758 mmHg, तभी तो एयर क्या होती थी, एयर बाहर से अंदर आती थी। फिर बेटा ये देखिए यहाँ इनके बीच में यहाँ पे भी एक प्रेशर होता है, यहाँ पे जो प्रेशर होता है ये कितनी वैल्यू होती है बेटा, ध्यान रखिएगा, इंट्रा प्लूरल प्रेशर। ये एक चीज इसे ना याद मत करना, इसको हमेशा इससे 2 से 4 कम कर दो, बस याद नहीं करने की जरूरत है। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, इससे कभी भी ये प्रेशर ज्यादा नहीं हो सकता। समझे? तो ये इसको बोल, देखिए बेटा ये जो अंदर का प्रेशर है इसे अल्वियोलर प्रेशर बोल सकते हो, इंट्रा लंग्स के अंदर का प्रेशर है तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बोल सकते हो। देखो इंस्पायरेशन हो रहा है, कल मैंने आपको समझा दिया था, तो यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना था, 760 mmHg था, अंदर का प्रेशर कितना हो गया था, 758। बस इससे ना 2 से 4 जो है कम कर दो, तो यहाँ पे 4 कम करोगे तो 754, 2 कम करोगे 756 आ जाएगा। तो इसकी रेंज आ जाती है 754 से 756। आप सोचो ना, सोचो ध्यान से, अब यहां प्रेशर क्या है, कम, यहां प्रेशर क्या है, ज्यादा, तभी तो लंग्स में हल्का सा एक्सपेंशन होगा, तो तभी तो एयर बाहर जाएगी, मतलब एयर अंदर आएगी। समझ रहे हो ना? तभी तो लंग्स इस तरीके से एक्सपेंड करेंगे और एयर कहाँ आएगी, अंदर आएगी। आप सोचो अगर यहाँ प्रेशर बढ़ा दो, अब बताओ यहाँ प्रेशर ज्यादा हो, यहाँ प्रेशर कम हो, तो क्या ये पिचक नहीं जाएंगे, कोलैप्स नहीं हो जाएंगे? समझे? तो क्या कह रहे हैं, देखिए ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर, बेटा ये देखिए इंट्रा पल्मोनरी लंग्स के अंदर का प्रेशर माइनस इंट्रा प्लूरल, ये दोनों जो प्लूरल मेम्ब्रेन है बेटा, मैंने आपको कल बताया था
ये देखिए बोलो बच्चों, जो बाहर वाली प्लूरा होती है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पैराइटल प्लूरा। और जो अंदर वाली प्लूरा होती है इसको क्या बोलते हैं? विसरल प्लूरा बोलते हैं। समझे? तो बेटा इनमें यहां पे भी एक प्रेशर होता है, यहां पे ये प्रेशर है, ये देखिए इस समय। तो जो यहां पे प्रेशर होता है इसको बोलते हैं इंट्रा प्लूरल प्रेशर, और जो लंग्स के अंदर प्रेशर है इसको बोलते हैं इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है भैया कि ये हमेशा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंट्रा प्लूरल प्रेशर से ज्यादा होना चाहिए। क्या काम करता है? ये इंस्पायरेशन के समय गैस को, हवा को अंदर आने देता है, मगर एक्सपायरेशन के समय ऐसा नहीं है कि लंग्स ही आपके कोलैप्स कर जाएं। समझिए? तो देखिए कह रहे हैं क्या काम करता है, क्यों ये पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये असर्शन रीजन में आ जाए, पहले तो बोलो ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर क्या होता है सर? इंट्रा पल्मोनरी माइनस इंट्रा प्लूरल हमेशा कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। क्या फायदा होता है? क्यों पॉजिटिव होना चाहिए? ये देखो मैंने लिखा है यहां पे, इंस्पायरेशन के समय लंग्स को एक्सपेंड होने में हेल्प करेगा, और एक्सपायरेशन के समय भी पॉजिटिव होना चाहिए सर। हाँ, ताकि ऐसा ना हो कि कहीं लंग्स ही जो आपके पिचक जाएं या कोलैप्स हो जाएं। आई बात समझ में? तो दो काम। फिर बेटा आपने कई बार देखा होगा, ऐसा मूवी में देखा होगा कि वो चोट लग गई है, यहाँ पे कहीं सांस नहीं ले पा रहा है, तो यहाँ पे आपने अगर ध्यान दिया यहाँ पे एक छेद ऐसा करता है, उससे या तो हवा या तो लिक्विड निकलता है, तब वो सांस ले पाता है। हम लोग नहीं छेद कर सकते। नहीं छेद किया, दिल में घुस गया, वो एक्सपर्ट डॉक्टर ही करता है। समझे? वो एक्सपर्ट ही कर सकते। वो तो मूवी में दिखा देते इतना जल्दी, पेन लेकर के रिफिल लेकर के लगा दिया है ना, पटक पटक के थप्पड़ मार करके दिल को चालू करा दिया, मगर असलियत में ऐसा होता नहीं है। दिल बंद हो गया तो लगभग बंद ही हो गया। तो वो जो दिखाते ना इतना ठोक करके एकदम हवा दे करके मरे से भी जिंदा हो जाता है, कहीं वो वाली मूवी तो न देख लेना। वो नहीं टॉम क्रूज की कौन सी मूवी बनाता है वो, हाँ मिशन मिशन इम्पॉसिबिलिटी, हाँ उसमें देखना वो कई बार मर के जिंदा हो जाता है। ऐसा होता रहता है ना कॉमन बेटा, मगर असलियत में इतना ज्यादा आदमी मर के जिंदा नहीं होता है, ज्यादातर मर ही जाता है। हम बताए दे रहे हैं, बहुत ही भाग्यशाली हुआ तो ठोक पीट करके इलेक्ट्रिक शॉक दे करके बच जाए तो बच जाए, वरना इतना आसानी से नहीं बचता है जितना आसानी से मूवी और टीवी में दिखा दिया जाता है। समझे? खैर आओ देखो, सुनो ध्यान से, समझिए। तो आपने देखा होगा अक्सर, अगर नहीं देखा तो सुन लीजिए कि यहाँ पे कभी कभी चोट लग गई या दूसरे डैमेज के कारण इस एरिया में हवा भर जाएगी। हवा भरने के कारण ये प्रेशर इधर को पड़ने लगेगा। सोचो, तो प्रेशर बढ़ जाएगा, इंट्रा प्लूरल प्रेशर बढ़ जाएगा। समझ रहे हो ना? या फिर ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर निगेटिव हो जाएगा, अंदर प्रेशर कम और बाहर प्रेशर ज्यादा। आप ही सोचो, यहां ऐसे दबाया जा रहा है लंग्स को, तो आप कैसे सांस ले लोगे? सांस ही नहीं ले पाओगे तो कितनी देर जीवित रहोगे? समझे? या फिर कभी कभी बेटा मान लो ना, ये बड़ा खतरनाक होता है, अगर रिब्स में चोट लगी ना तो सोचो रिब्स कहाँ जाएगी? अंदर ही जाएगी, अंदर जाएगी। आपकी ये थोरेसिक केज है, बताया लेटरल साइड में किसका बना हुआ है? रिब्स का। स्टर्नम में चोट लगी, धंस गई हड्डी, कहाँ जाएगी? अंदर जाएगी। अंदर जाएगी तो आपका थोरेसिक केज का वॉल्यूम क्या होगा? रिड्यूस होगा। थोरेसिक केज का वॉल्यूम रिड्यूस होगा तो प्रेशर किसके ऊपर पड़ेगा? लंग्स के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, और लंग्स के ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो ये ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर, अरे क्या इंट्राप्लूरल प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाएगा? ये बढ़ जाएगा और ये कम रह जाएगा। समझे? तो ये ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर कैसा हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव हो गया तो तभी तो लंग्स क्या हो जाएंगे? आपके पिचकने लगेंगे, कोलैप्स हो जाएंगे, या फिर आप सांस नहीं ले पाएंगे। समझे? ऐसा कब हो सकता है? या तो किसी गलती से, किसी कारण से, डिफेक्ट के कारण या प्रॉब्लम के कारण, है ना, तो यहाँ पे एयर भर जाए। तो अगर एयर भर जाएगा थोरेक्स में तो इस कंडीशन को न्यूमोथोरेक्स बोलते हैं। या फिर लिक्विड चोट लग गई, अभी बताया ना, चोट लग गई, रिब्स में चोट लग गई तो ब्लड रिस करके अंदर चला गया थोरेसिक कैविटी में, तो हाइड्रोथोरेक्स, फ्लूइड ब्लड भर जाए या तो कोई आपका लिक्विड म्यूकस भर जाए तो फ्लूइड फिल्ड थोरेसिक कैविटी। ये दोनों केस में ये जो प्रेशर है ये निगेटिव हो जाएगा और इंसान सांस नहीं ले पाएगा। समझे? उस केस में यहाँ पे जो आप देखते हैं टीवी में, मूवी में, मैंने भी वहीं पे देखा है। एक्चुअल में ऐसी चीजें मैं तो नहीं परफॉर्म कर ही नहीं सकता। बहुत ही एक्सपर्ट डॉक्टर, बहुत ही अच्छे जिसके हाथ होंगे वही ये काम कर पाएगा, आप समझ लीजिए। समझे? तो
वैसे तो टीवी में बढ़िया नहीं पेन लगा देते हैं, पेन ही ज्यादातर लगाते हैं ऐसा, या कुछ भी छेद कर देते हैं यहाँ पर एक लकड़ी लगा करके। वो इतना आसान नहीं कि छेद कर दिया बढ़िया तो, मगर खैर बात सही है उनकी कि जैसे ही यहाँ छेद करेगा तो उसका जो एक्स्ट्रा यहाँ प्रेशर लग रहा था वो नॉर्मल हो जाएगा। समझ में आई बात आपके? तो देखो बेटा एक बार फिर से बता रहा हूँ, थोड़ा सा इसमें समझ लीजिए। तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन दो काम होते हैं। पहला एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी। देखना कभी जब हम लोग बहुत ज्यादा थक जाते हैं तो एकदम मुंह खोल करके पेट से मुंह से सब जगह से सांस लेने लगते हैं ना, हाँ, एकदम मुंह से ऐसे। तो ये इसमें विसरल ऑर्गन ऊपर की ओर ढकेल दिए जाते हैं। तो बोल रहे हैं आपका जो ये डायफ्राम की ओर ढकेले जाएंगे तो डायफ्राम आपका स्टीप हो जाएगा। अब ये बताया था डायफ्राम क्या है, ये पोस्टीरियर है, ये क्या है एंटीरियर। तो यहाँ पे एंटीरियो पोस्टीरियर वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा। फिर इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, रिब्स और स्टर्नम को अंदर की ओर और नीचे की ओर ले खींच लिया जाएगा, जिससे ये देखो ये बताया था ये वेंट्रल है और ये डॉर्सल है। तो ये कौन सा वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा, डॉर्सो वेंट्रल वॉल्यूम। तो स्टेप 1 और स्टेप 2 के कारण डॉर्सो वेंट्रल वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा। वॉल्यूम कायदे से खूब ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा तो प्रेशर खूब ज्यादा बढ़ जाएगा और एयर क्या है तेजी से बाहर निकाल दी जाएगी। समझे? तो ये होता है आपका फोर्सफुल एक्सपायरेशन। कब कब होता है भैया, एक्सरसाइज के समय, खांसते समय, इस समय होगा। अब आ जाइए नॉर्मल ब्रीदिंग। आप देखोगे नॉर्मली जैसे आप लेटे हुए हो, आप ध्यान देना पेट ही फूल रहा हो, आप पिचक रहा होता है, समझे? आप डायाफ्राम तो यूज ही नहीं कर रहे होते हो, समझे? तो नॉर्मल ब्रीदिंग एब्डोमिनल ब्रीदिंग होती है। फोर्स में देखना पूरा जब सांस लेने लगते हो मुंह खोले मुंह, मगर याद रखिएगा जब थकते हो ना, जब ज्यादा सांस लेने की इच्छा हो आप मुंह से सांस मत लीजिए, नाक से ही सांस लीजिए, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है आपके नाक में टर्बाइनल बोन है जो कि एयर के पाथ को बढ़ाती है, उससे टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर पे आता है, आपको थकावट कम महसूस होगी, आपका स्टेमिना ज्यादा देर तक बना रहेगा, इसे याद रखिएगा। इसीलिए जब लॉन्ग रनर होता है ना वो जल्दी मुंह नहीं खोलेगा, वो लोग मुंह से नहीं सांस लेंगे, नाक से ही सांस लेंगे, समझे? इसी की तो प्रैक्टिस करते हैं वो लोग, मुंह बंद करके दौड़ते हैं, नाक से सांस लेते हैं हमेशा। खैर आइए, तो जब आप लग रहा है ना थक रहे हैं, आपको ज्यादा भी सांस लेनी, तो कोशिश करिएगा कि आप नाक से ही सांस लें, तो आपका स्टेमिना ज्यादा देर तक मेंटेन बना रहेगा। आइए देखिए यहाँ पर, तो फोर्स्ड ब्रीदिंग को थोरेसिक ब्रीदिंग कहते हैं। ये नॉर्मल ब्रीदिंग है, किसमें, प्रेग्नेंट वो फीमेल में। प्रेशर ग्रेडियंट अभी मैंने आपको बताया। देखो बेटा इंस्पायरेशन मैंने समझा दिया था, इंस्पायरेशन के समय देखो बाहर तो हमेशा 760 ही रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। यहाँ पे बेटा लंग्स के अंदर, लंग्स को बोलते हैं पल्मोन, और लंग्स के अंदर तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कितना हो जाता है, 758। अब ये याद रखेगा ये दोनों प्लूरल मेम्ब्रेन ने बताया था, बाहर वाली जो है पैराइटल और अंदर वाली विसरल प्लूरा, यहाँ पे ये प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ होता है। यहाँ पे जो प्रेशर होगा इसे बोलते हैं इंट्रा प्लूरल प्रेशर, ये हमेशा कम होना चाहिए, ये हमेशा ज्यादा होना चाहिए। ये दिस प्रेशर माइनस दिस प्रेशर, इंट्रा पल्मोनरी माइनस इंट्रा प्लूरल, तो आंसर आ जाएगा ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर। ये हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ये पॉजिटिव होगा तो क्या काम करेगा, अरे ये इंस्पायरेशन के समय लंग्स को फैलने देगा, लंग्स को एक्सपेंड होने देगा, जिससे एयर अंदर आ जाए, जबकि एक्सपायरेशन के समय लंग्स को कोलैप्स होने से बचाएगा। समझे? तो अगर ये प्रेशर कब हो सकता है, अगर ये प्रेशर निगेटिव हो जाए तो हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे। कब निगेटिव हो सकता है, न्यूमोथोरेक्स में, एयर फिल्ड थोरेसिक कैविटी। और कब निगेटिव हो सकता है, हाइड्रोथोरेक्स। क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द न्यूमोथोरेक्स, व्हाट इज हाइड्रोथोरेक्स। तो फ्लूइड फिल्ड थोरेसिक कैविटी, इन दोनों ही केसेस में याद रखिएगा, ये दोनों ही केसेस में ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर हो जाएगा निगेटिव, समझे? और हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे। ठीक है, नोट करिए इसको। देखिए यहां पर, तो ये कह रहे हैं एक्सपायरेशन क्या है, समझ लीजिए जरा सा। तो यहां मैंने आपको बताया था आउटर एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये हमेशा इतना ही रहेगा 760 mmHg। ठीक है बेटा, एक्सपायरेशन के समय ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, अंदर ये बेटा अंदर क्या है, लंग्स के अंदर, अल्वोलाई के अंदर
तो लंग्स के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर या इंट्रा अल्वियोलर प्रेशर कितना होता है 762 mmHg। बस ये याद रखिएगा सिस्टम इसका, ये है इंट्रा प्लूरल। ये जो इंट्रा प्लूरल प्रेशर होता है ना, इसको हमेशा इससे 2 से 4 जो है कम ही रखना है आपको। तो इससे 2 से 4 कम कर दीजिए, 4 कम कर दिया तो यहाँ कितना आ जाएगा 758 आ जाएगा, समझे। तो यहाँ पे देखिए अंदर प्रेशर ज्यादा है, बाहर प्रेशर कम है, तो एयर क्या होगी, एयर जो है बाहर चली जाएगी, समझे। चलिए ये ध्यान रखेंगे। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बता दिया था कि कैसे प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है जब इंस्पायरेशन होता है, और प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है जब एक्सपायरेशन है। नेक्स्ट देख लो, तो नॉर्मल जो रेस्पिरेटरी रेट होती है, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट 12 से 16 पर मिनट होती है। बच्चों में ये बेटा ज्यादा होगी, क्योंकि आपको मालूम है मैमल्स के लिए रूल दिया गया है, ये रूल लगता है कि मेटाबॉलिक रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा मेटाबॉलिक रेट आपकी घटती जाएगी, समझे। स्पाइरोमीट्री बोल रहे हैं, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और रेस्पिरेटरी कैपेसिटी को नापा जाता है, मेजर किया जाता है, एसेस किया जाता है। तो असेसमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड रेस्पिरेटरी कैपेसिटी, इसके लिए इंस्ट्रूमेंट होता है स्पाइरोमीटर। मालूम है आपको, अगर जैसे हम लोग बैठे रहते हैं, एकदम बैठे रहते हैं, ज़्यादा काम हम ना करें, तो जैसे आपकी एज बढ़ेगी ना, 45 से 50 साल जाओगे, सबसे पहले देखो ज़्यादातर मसल्स तो थोड़ी थोड़ी वीक ही होती है ना लड़कियों में, तो लड़कियों में ये पहले आ जाता है। ये जो लंग्स की ये कैपेसिटी होती है ना, रिड्यूस होने लगती है, ये समझ लीजिए। तो इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट देता है डॉक्टर, और कहता है इसमें फूंक मारिए ताकि आपके लंग्स की कैपेसिटी बनी रहे, समझे। उसमें बबल्स ऐसे होते हैं, बॉल्स ऐसी होती हैं, वो ऊपर जाती हैं। तो इसलिए ऐसी दशा ना आए तो कम से कम ऐसी सीढ़ियाँ आराम से चढ़ते रहो, खुशी खुशी चढ़ते रहो, समझे। तो आपकी जो रेस्पिरेटरी कैपेसिटी है वो सभी की सही बनी रहेगी। जोर पड़ना चाहिए, दिन में एक बार ऐसा काम हो जिससे आपके शरीर पे थोड़ी ताकत लगे, थोड़ा सा जोर पड़े, तब आप ताकत से सांस लोगे थोड़ी देर के लिए। जो ये ताकत से सांस लेते हो ना, तो ये मसल्स आपकी प्रॉपर बनी रहेंगी, और ये जो आपकी कैपेसिटीज हैं ये प्रॉपर बनी रहेगी। आपको क्या लग रहा है, आप थोड़ा सा चलते हो थक जाते हो, मगर जो एथलीट हैं ये दौड़ते हैं इतनी जल्दी नहीं थकते, क्योंकि यही कैपेसिटी का डिफरेंस आने लगता है। इनकी कैपेसिटी ज़्यादा अच्छे से काम कर रही है और आपकी कैपेसिटी कम अच्छे से काम करने लगती है, बल्कि रिड्यूस ही होती चली जाती है धीरे धीरे। आइए देखिए यहाँ पर, सुनिए ध्यान से, समझिए। तो ये कह रहे हैं असेसमेंट जब नापते हैं हम लोग रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी, इनको हम लोग मेजर करते हैं, एसेस करते हैं, इसी को स्पाइरोमेट्री कहते हैं। तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम बेटा देखो, नॉर्मली जब आप इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन करते हो तो जितना एयर का वॉल्यूम इनहेल करते हो या एक्सहेल करते हो, ध्यान रखिएगा, जितना एयर का वॉल्यूम इनटेक कर रहे हो या बाहर निकाल रहे हो, उसको हम लोग टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। तो नॉर्मल ब्रीदिंग में या नॉर्मल इंस्पायरेशन या नॉर्मल एक्सपायरेशन में कितना वैल्यू कितनी होती है 500 ml। अब इसमें से भी जो ये 500 ml हम लोग इनटेक कर रहे हैं ना, एक्स इनहेल कर रहे हैं, इसमें से 150 ml तो रास्ते में ही रह जाता है। जो 150 ml रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में रह जाता है ना, इसको हम लोग DSV बोलते हैं, डेड स्पेस वॉल्यूम कहते हैं। और इसमें से 350 ml 350 ml जो है ये लंग्स में जाएगा, एल्वियोलर में जाएगा गैसेस एक्सचेंज करने के लिए, इसलिए इसको बोलते हैं एल्वियोलर वेंटिलेशन वॉल्यूम, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया है, टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, नॉर्मल इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन में जितना एयर का वॉल्यूम इनहेल करते हैं या एक्सहेल करते हैं, इसी को हम लोग टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू कितनी होती है 500 ml होती है, जिसमें से 150 ml जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ही पड़ा रह जाता है। इसको क्या बोलते हैं, DSV, डेड स्पेस वॉल्यूम कहते हैं। जबकि आगे क्या होता है आपका 350 ml, ये लंग्स में जाएगा, अल्वोलाई तक जाएगा गैसेस एक्सचेंज के लिए, इसलिए इसको बोलते हैं एल्वियोलर वेंटिलेशन वॉल्यूम। नेक्स्ट आगे, तो बोल रहे भैया 500 ml तो आप नॉर्मली इनटेक कर रहे हो, इनहेल कर रहे हो, मगर इसके ऊपर
और ताकत लगा करके कितना और एयर का वॉल्यूम इनटेक कर सकते हो, समझे? तो 500 ml के ऊपर और इनटेक कर सकते हो 2500 से 3000 ml, समझ रहे हो ना? तो ये होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कि 500 ml। देखिए सोचो, देखो सोचो, सांस अभी तुम लोग सांस कितनी ले रहे हो, जरा महसूस करो अभी कितनी सांस ही ले रहे हो, अपनी सांस को, एयर को महसूस करो। एकदम धीमे, आवाज भी नहीं आ रही है। मगर जब सीढ़ी चढ़ते हो ना नीचे से यहाँ ऊपर, तब कितनी, पूरी की पूरी, याद आया ना? तो एक तो आपने नॉर्मल सांस ली, नॉर्मल एकदम ऐसे मरे मरे से पेट से सांस ले रहे हो, जिसमें सांस ही नहीं ले रहे हो, समझे? इसलिए वर्क करते समय ये याद रखा करो। कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं, मालूम है? जब ज्यादा वर्क कर रहे हो तो तुम सीढ़ी जब नीचे से चढ़ना चालू करते हो ना, तभी थोड़ा सा अपनी सांस लेने की कैपेसिटी को बढ़ा दिया करो। आप लोग जल्दी अच्छे से चढ़ जाओगे, बस वही गलती करते हो। आप ऊपर एक सांस लेते हो वो प्रॉब्लम नहीं है, नीचे से ही थोड़ा सा आप ब्रीदिंग को बढ़ा देना अपनी, तो गैसेस एक्सचेंज प्रॉपर रहेगा और आप ज़्यादा आराम से चढ़ जाएंगे रिलेटिवली। ध्यान रखिएगा, बस आप ध्यान रखिए, आपको पहले ग्राउंड फ्लोर से इस चीज़ का ध्यान देना है कि आपको सांस ज़्यादा लेनी है और नाक से सांस लेते रहना पूरा, समझे? चलो आओ। तो ये कह रहे देखो, नॉर्मल सांस लिया 500, फिर थोड़ा ताकत लगा, तो 500 के अलावा और कितना आप इनटेक कर सकते हो? तो 2500 से 3000। सोचो, अगर तुम लोग सीढ़ी वीढ़ी नहीं चढ़ते हो ना, तो ये तो कभी यूज ही नहीं करते, बताइए। यूज ही नहीं करोगे तो सारी मसल्स बेकार होंगी, ये मसल्स नहीं बेकार होंगी, बताइए? ये भी मसल्स बेकार होने लगेंगे धीरे धीरे, और तेजी से बुढ़ापा आने लगेगा, समझे? वो अगर सब कैपेसिटीज ये खराब ही हो जाए ना, आपका सब मसल्स ही डैमेज हो जाएगी और फिर जोर पड़ेगा आपकी बॉडी पे, तो खांसने लगोगे, क्योंकि सांस उतनी ढंग से ले तो पाओगे नहीं तुम, समझे? खैर आइए वापस यहाँ पे। तो बोल रहे हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वॉल्यूम इन बोले टाइडल वॉल्यूम के अलावा और कितना एयर का वॉल्यूम ताकत लगा करके फोर्सफुली इनहेल कर सकते हैं, इनटेक कर सकते हैं। वैल्यू कितनी आएगी? 2500 से 3000 ml, समझे? अब बोल रहे हैं ऐसे ही भैया एक्सपायरेशन में भी देखो, 500 ml इनटेक कर रहे हो तो 500 ही ml तो जो है बाहर निकाल रहे हैं, मगर इस 500 ml के अलावा और कितना ताकत लगा करके हम एयर को बाहर लगा निकाल सकते हैं, इसको बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वैल्यू 1000 से 1100, समझे? ऐसे याद रख लेना, ले ज्यादा सकते हैं। अभी सभी लोगों की आदत होती है ना, लेना ज्यादा चाहते हैं, देना कम चाहते हैं, तो वैसा ही हम लोग का शरीर बना हुआ होगा, समझे? तो ले ज्यादा सकता है मगर देगा कम, तो लेगा कितना, एक्स्ट्रा कितना ले सकता है? 2500 से 3000, मगर निकाल कितना सकते हो? 1000 से 1100। तो इसको बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब रेजिड्यूअल वॉल्यूम, सोचो आप, इधर देखो, इधर देखो, बोले इतना आपने इनटेक कर लिया, निकाल तो इतना ही सकते हो ना, तो जब इतना निकाल दोगे ताकत लगा करके भी, अभी ये मैं आपको ग्राफ से भी समझाऊंगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, जब इतना निकाल दोगे ताकत लगा के भी तो कुछ ना कुछ बचा ही रहेगा। तो 1100 से 1200 ml बना ही रहता है, तो वो वॉल्यूम बेटा जो बचा रहता है उसको रेजिड्यू बोलते हैं। रेजिड्यू से मतलब बना हुआ है, जो बचा हुआ है, इसीलिए इसको बोलते हैं रेजिड्यूअल वॉल्यूम। की ताकत लगा करके एयर निकाल दी, मतलब फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर दिया, फिर भी कुछ एयर बनी ही रही, इसी को बोलते हैं रेजिड्यूअल वॉल्यूम। फिर से बता रहे, ध्यान से देख लो, बोलो जवाब दो, इधर देखो जवाब दो। अरे छोड़ो क्या लिख रहे हो, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, समझो, समझो, जरा सा याद करने की कोशिश करो। ये है, ये डेटा है तुम्हारा, समझे? हार्ड डिस्क, यही लेकर के जाओगे आप नीट के पेपर में, तो इसमें स्टोरेज करो ना। चलिए सुनिए ध्यान से, समझिए। तो नॉर्मली जो नॉर्मल ब्रीदिंग होती है, इसमें जो एयर इनहेल या एक्सहेल करते हैं, वॉल्यूम कितना होता है बोलो? 500 ml। नाम क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम। ये पूरी एयर लंग्स तक नहीं जाती है, अल्वोलाई तक नहीं जाती है। कितनी अंदर रास्ते में कितनी पड़ी रह जाएगी? 150 ml। जो पड़ी रह जाएगी उसको क्या बोलोगे? DSV, डेड स्पेस वॉल्यूम। लंग्स तक जो जाएगी, इस यही तो वेंटिलेशन कर रही है लंग्स की, तो बोल रहे हैं अल्वियोलर वेंटिलेशन वॉल्यूम। सोचो वेंटिलेशन कर रही है, हवा दे रही है जाकर के ना, समझे?
तो अल्वियोलर वेंटिलेशन वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 350 ml हो जाएगा। फिर कह रहे नॉर्मली ऐसी सांस ले रहे हो, देखो तुम्हें पता ही नहीं चलता है, मालूम है तुम्हें, कस कस के सांस लो उसमें भी थक जाओगे, तुम ट्राई करके देख लो। अगर तुमसे बोले आधा घंटा पूरी फोर्सफुल एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन करो, देखो कर नहीं पाओगे, रेस्ट, पसीना छूट जाएगा तुम्हारे, थकावट आ जाएगी, सोच लो। तो ये जो कस के सांस ले रहे हो ना, ये भी एक एक्सरसाइज ही होती है। आप देखिए, कभी ट्राई करिएगा, आप काम नहीं कर रहे हो और कस कस के सांस ले लो, आप देखो थकावट आने लगेगी आपको। सुनो ध्यान से, तो हम लोग तो ऐसे मरी मरी सी सांस लेते हैं, एकदम खुद को ही नहीं पता चलता है सांस ले रहे हैं कि नहीं सांस ले रहे हैं। तो देखिए बेटा, आई आर बोले वो टाइडल वॉल्यूम के अलावा ताकत लगा करके और कितना एयर इनहेल कर सकते हो, तो 500 के बाद और कितना ले सकते हो, 2500 से 3000, इसी को बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फिर मैंने कहा था लेते ज्यादा है, देते क्या है, कम है। तो बोले टाइडल वॉल्यूम के अलावा और कितना एयर निकाल सकते हो, 1000 से 1100, इसको बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये निकाल दिया तुमने ताकत लगा करके, फिर भी कुछ एयर बची रहेगी, इसको बोलते हैं रेजिड्यूअल वॉल्यूम, 1100 से 1200 ml। क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को? चलिए नोट करिए इसे। हाँ, तो यहां देखिए रेस्पिरेटरी कैपेसिटी, बेटा 2 या 2 से ज़्यादा वॉल्यूम को अगर आप ऐड कर दें, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को ऐड कर दें, तो रेस्पिरेटरी कैपेसिटी बन जाती है। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान रखिएगा कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को हम लोग ऐड कर दें तो रेस्पिरेटरी कैपेसिटी बन जाएगी। जैसे देखिए यहाँ पर इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बोल रहे हैं कितनी मैक्सिमम एयर हम लोग नॉर्मल एक्सपायरेशन, पहले नॉर्मल एक्सपायरेशन किया, तो नॉर्मल एक्सपायरेशन में तो वही टाइडल वॉल्यूम जो है 500 ml निकाला जाएगा। अब इसको और हम लोग ग्राफ से समझेंगे और ज्यादा क्लियर होगा। बोले नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद कितना, देखिए आप बोल रहे हैं मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, मतलब 500 ml या टाइडल वॉल्यूम जो चल रहा था, तो नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद कितनी मैक्सिमम एयर का वॉल्यूम हम लोग इनटेक कर सकते हैं। तो बोलते हैं ये देखिए, एक तो टाइडल वॉल्यूम 500 ml, दूसरा कितना ताकत लगा करके आप लेना है, तो कितना बताया था, 2500 से 3000, समझ रहे हो। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो ये इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होती है कितना, बोल रहे नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद मैक्सिमम कितना एयर इनटेक कर सकते हो। तो मैक्सिमम में पहले तो 500 ml टाइडल वॉल्यूम वाला, फिर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वाला कितना चला जाएगा, 2500 से 3000, तो ये आ जाएगा। दूसरा सिमिलरली इसी तरीके से एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बोल रहे हैं कितना आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन, नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद कितना आप एक्स्ट्रा वॉल्यूम, कितना एयर निकाल सकते हो, कितना बाहर एक्सपायर कर सकते हो। तो पहला तो टाइडल वॉल्यूम आप जोड़ लो 500 ml, फिर क्या बताया था, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता था, 1000 से 1100। तो यही देखिए एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम दोनों को जोड़ दीजिए। फंक्शनल रेजिड्यूअल कैपेसिटी कितना, बोल रहे हैं भैया वॉल्यूम ऑफ एयर जितना नॉर्मल, नॉर्मल सोचिए, नॉर्मल जो आप एक्सपायरेशन कर रहे हो उसमें कितना, उसके बाद भी कितना एयर रह जाएगी अंदर। तो एक तो बेटा वो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो भाई आपने तो ये 500 ml निकाला था ना, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना बताया था, 1000 से 1100, एक तो ये रहेगा। इसके अलावा जो एयर रहेगी इसे बोलते हैं रेजिड्यूअल वॉल्यूम। तो बोल रहे हैं फंक्शनल रेजिड्यूअल कैपेसिटी, नॉर्मल बोल रहे हैं नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद भी कितनी एयर, अभी इसको ठीक से देखेंगे हम लोग, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद भी कितनी एयर बची रहेगी। तो एक तो आपका जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है वो बना रहेगा 1000 से 1100, और दूसरा क्या था, रेजिड्यूअल वॉल्यूम है। नेक्स्ट देखिए इधर वाइटल कैपेसिटी, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद, सोचो फोर्सफुली आपने सोचो फोर्सफुल एक्सपायरेशन करोगे तो क्या ये भी निकाल दोगे आप, बताइए, अरे समझो बात को। इधर देखो नॉर्मल, बताइए इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या थी, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद कितना आप इनटेक कर सकते थे, कितना इनटेक कर सकते थे, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम।
मगर अब की आपने क्या कर दिया, फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर दिया, मतलब ये निकाल दिया, ये भी निकाल दिया, तो इसको भी इनटेक कर सकते हो। तो ये जो इनटेक कर रहे थे प्लस इसमें एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, देखो यही तो आ रहा है ना, देखो ये नॉर्मली सोचो, नॉर्मल एक्सपायरेशन हुआ था, नॉर्मल एक्सपायरेशन, तो आप यही तो ले रहे थे, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और ये 500 ml जो आपका टाइडल वॉल्यूम था। बट अब ये पहले निकाल चुके हो क्योंकि फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर दिया है, तो ये इनटेक भी तो कर सकते हो। तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फिर टोटल कैपेसिटी शुरू से लेकर अंत तक, समझे। तो वाइटल कैपेसिटी प्लस, देखो आप देखो वाइटल कैपेसिटी में सब कुछ आ गया है। आप देखिए लंग्स में मैंने आपको बताया था ना, पूरा कितनी एयर नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद कितनी एयर रह जाती है, एक तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बराबर, और रेजिडुअल वॉल्यूम तो रह ही जाता है। अब वाइटल कैपेसिटी में आपने क्या क्या कर लिया, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मगर अभी भी ये एयर बची थी, ये एयर और जोड़ दी तो टोटल लंग कैपेसिटी आ गई। मगर इसको हम लोग ग्राफ से देखेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। अभी मैं आपको ग्राफ बताता हूँ, स्पायरोमेट्री का ग्राफ कैसा होता है, कैसे वो पॉइंटर चलता है। चलिए नोट करिए इसको। बेटा देखो इधर देखिए, ये ना पॉइंटर चल रहा होता है जब आप स्पायरोमेट्री में मेजर करते हैं ना, स्पायरोमीटर, इधर समझो जरा सा बेटा, समझो, इसको नोट मत करिए, ये समझो पॉइंटर है, ये चल रहा होता है, सांस ले रहे हो, ये समझे। तो नॉर्मल वॉल्यूम जितना आप इनहेल कर रहे हैं या एक्सहेल कर रहे हैं, ये टाइडल वॉल्यूम है। टाइडल वॉल्यूम कितना आता है, 500 ml, ये है बेटा, देखो ये सब एक एक हजार पे ये लाइनें लगी हुई हैं, 1000 ये ml में है, ये सारी वैल्यू ml में है, ठीक है, और लगभग 6000 ml तक का निशान लगाया। देखो बेटा इधर देखो, इसको समझो जरा सा, तो ये जो वैल्यू है ये 500 ml है। तो टाइडल वॉल्यूम में टोटल 500 एयर या तो इनहेल करेंगे या तो एक्सहेल करेंगे। ये देखिए ये टाइडल वॉल्यूम चल रहा है, ठीक है ना, यहां ध्यान से देखिए, ठीक। फिर आगे क्या बताया है बेटा, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, बेटा क्या बताया था मैंने आपको, सोचो टाइडल वॉल्यूम था ये 500 ml, तो टाइडल वॉल्यूम के अलावा और कितना एयर आप इनहेल कर सकते हैं, 2500 से 3000। देखो ये लाइन देखो 3000 पे है, 3000 के ऊपर कितना जा रहा है, 6000, तो लगभग बोल रहे हैं 2500 से 3000। ये देखो ध्यान से, इसको समझो, इसको समझ लोगे सारे कैपेसिटी सारे वॉल्यूम खत्म हो जाएंगे। अरे मत लिखो, इधर देखो समझो, टाइडल वॉल्यूम के अलावा ताकत लगा करके कितना और आप एयर इनहेल कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब इधर देखो बेटा, टाइडल वॉल्यूम, ये था टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम के अलावा कितना और आप एयर निकाल सकते हैं फोर्सफुली, समझे। तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये 1000 टू 1100 ml। सोचो सोचो जरा सा, कह रहे हैं ये देखिए ये निशान आप 2500 मानिए, ये 3000 था, 500 कम कर दीजिए, ये 2500 था लगभग। तो कह रहे अप्रोक्स यहां से आप देखिए इतना ही एयर आप निकाल सकते थे मैक्सिमम ताकत लगा करके, इसके बाद भी इतनी एयर लंग्स में बची रहती है। आप सोचो जरा सा, पॉइंटर तो यही तक जाएगा ना आपका, जो उसका पॉइंटर चल रहा होता है ना, स्पायरोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट है वो तो यही तक गया, तो उस पॉइंटर से ये वाला आप कभी मेजर नहीं कर सकते हो, मालूम है आप। तो ये वाला, खैर ये देखो एक मिनट के लिए समझो, ये एयर देखो, इतनी एयर इस एक्सपायरेशन के बाद भी बची रहेगी। तो कह रहे फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भी जो एयर लंग्स में रह जाएगी उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेजिडुअल वॉल्यूम। तो बोल रहे हैं 1000 से 1100 जो है ये हमने निकाल दिया था टाइडल वॉल्यूम के अलावा, और उसके बाद भी रह गई है, कितनी रह जाएगी, 1100 से 1200 लिखा हुआ है बेटा, 1100 से 1200 ml, समझे। अब सुनो ध्यान से, फिर कैपेसिटी आ गई। कैपेसिटी क्या था, 2 या 2 से ज्यादा वॉल्यूम। पहले इधर देखो वॉल्यूम मैं फिर से बता रहा हूं, टाइडल वॉल्यूम कितना था, 500। नॉर्मली कितना एयर इनहेल कर सकते हो या एक्सहेल कर सकते हो। फिर बोल रहे हैं टाइडल वॉल्यूम के अलावा कितना और एयर आप फोर्सफुली इंस्पायर कर सकते हो, तो 2500 से 3000, ध्यान रखिएगा, टाइडल वॉल्यूम के अलावा कितना और एयर फोर्सफुली इनहेल कर सकते हो, तो 2500 से 3000। अब देखो बेटा फिर से, ये था टाइडल वॉल्यूम और ये इतना, कह रहे टाइडल वॉल्यूम के अलावा
फोर्सफुली और आप कितनी एयर एक्सहेल कर सकते हो, तो 1000 से 1100 ml। मगर जब ये एयर निकाल दोगे तो भी कुछ एयर लंग्स में बची रहेगी, इसे बोलते हैं रेजिड्यूअल वॉल्यूम, 1100 से 1200। ठीक, अब सुनो, कह रहे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी टोटल फोर्सफुली कितनी आप एयर ले ही सकते हो, इनटेक कितना कर सकते हो, मैक्सिमम, सीधे सीधे मैक्सिमम कितना एयर आप इनटेक कर सकते हो। देखो तो 500 ml ये, 2500 से 3000 ये था टाइडल वॉल्यूम, ये था इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो देखो यही तो हो गया ना, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो ये आ जाएगी कैपेसिटी, आ जाएगी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी आ जाएगी। सुनो ध्यान से देखो, ये था टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मल रेस्पिरेशन, नॉर्मल ब्रीदिंग। तो नॉर्मल ब्रीदिंग में जितनी एयर लंग्स में बनी ही रहती है, बनी रह गई, नॉर्मल ब्रीदिंग जो फंक्शनल ब्रीदिंग है, नॉर्मल ब्रीदिंग में कितनी, या फंक्शनल ब्रीदिंग जो है फिर भी कितना रेजिड्यू बचा रह रहा है, तभी तो इसको बोलते हैं फंक्शनल रेजिड्यूअल वॉल्यूम। समझे? तो टाइडल वॉल्यूम में जितनी एयर निकल गई उसके बाद इतनी बची रहेगी, ये कितनी बची रही, तो बेटा ये रेजिड्यूअल वॉल्यूम था और ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था, दोनों को जोड़ दो तो यही तो देखिए, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिड्यूअल वॉल्यूम दोनों को जोड़ दीजिए तो आंसर क्या आ जाएगा, फंक्शनल रेजिड्यूअल वॉल्यूम। समझे? तो ध्यान, रेजिड्यू जब आप फंक्शन नॉर्मल फंक्शन हो रहा है, टाइडल वॉल्यूम इनटेक कर रहे हो, इनहेल कर रहे हो, एक्सहेल कर रहे हो, तो फंक्शनल रेजिड्यूअल वॉल्यूम यानी कि नॉर्मली फंक्शनली कितनी एयर रह जाती है, तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिड्यूअल वॉल्यूम। समझे? अब यहां आ जाइए, क्या बताया था, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। देखो टाइडल वॉल्यूम के अलावा कितना निकाल सकते हो, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वाइटल कैपेसिटी, देखो बेटा इधर देखो, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी, टोटल जोड़ दो ऊपर से लेके नीचे तक लगभग 6000। तो ये थी वाइटल कैपेसिटी, ये थी रेजिड्यूअल वॉल्यूम। अब सुनो ध्यान से बेटा, ये पॉइंटर तो इतना ही चलेगा ना, मैक्सिमम इतना ही नीचे जाएगा, ये कभी इसके नीचे नहीं जाएगा, तो ये रेजिड्यूअल वॉल्यूम नहीं बताएगा। तो जो नॉर्मल स्पाइरोमेट्री होती है उससे रेजिड्यूअल ये लिखेंगे आप, मैंने स्टार बनाया है, नॉर्मल स्पाइरोमेट्री से आप रेजिड्यूअल वॉल्यूम जो है वो नहीं पता लगा सकते हो। तो जो जो चीजें जहां जहां पे रेजिड्यूअल वॉल्यूम आ रहा है और कहां पे रेजिड्यूअल वॉल्यूम आ रहा है, टोटल लंग कैपेसिटी में रेजिड्यूअल वॉल्यूम आ रहा है, फंक्शनल रेजिड्यूअल वॉल्यूम में रेजिड्यूअल वॉल्यूम है और खुद रेजिड्यूअल वॉल्यूम। तो ये तीन चीजें हम लोग नॉर्मल स्पाइरोमेट्री से नहीं निकाल सकते हैं, इसे हीलियम इंस्पायरेशन मेथड से निकालते हैं। इसमें हीलियम गैस यूज करी जाएगी और कितना वॉल्यूम हीलियम गैस का गया और कितना वॉल बाहर आया, उस हिसाब से हम लोग निकाल लेते हैं कि कितना रेजिड्यू अंदर रह गया। समझ में आया? तो यहां पे याद रखेगा कि ये क्वेश्चन आ जाएगा, नॉर्मल स्पाइरोमेट्री में कौन कौन सी चीज मेजर नहीं कर पाएंगे। तो पहला तो रेजिड्यूअल वॉल्यूम आप मेजर नहीं कर पाओ, क्योंकि सोचो ना, पॉइंटर मैक्सिमम इतना ही नीचे जा रहा है, यहां वाला वो स्पेस बता ही नहीं रहा है कभी भी आपको। समझे? तो हम लोग इसे हीलियम इंस्पायरेशन मेथड के थ्रू जो है मेजर करते हैं। समझ में आया? तो एक तो रेजिड्यूअल वॉल्यूम आप नहीं बता पाओगे, फंक्शनल रेजिड्यूअल वॉल्यूम नहीं बता पाओगे, और टोटल लंग कैपेसिटी कभी भी नॉर्मल स्पाइरोमेट्री से बता नहीं पाओगे। एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनो, देखो समझने की कोशिश करो। देखो क्या बताया था, नॉर्मली जितना एयर अंदर जा रही है बाहर जा रही है, कितने एमएल है, बोलो बेटा 500 एमएल है। समझ में आया ना? 500 एमएल के बाद ताकत लगा के और कितना एयर इनहेल कर सकते हो, तो इसी को क्या बोलोगे, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, 2500 से 3000। समझ में आया? 500 ml के बाद ताकत लगा के कितनी और एयर बाहर निकाल सकते हो, तो आंसर क्या हो जाएगा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 से 1100। पूरी ताकत लगा के भी एयर जो निकाल दोगे उसके बाद भी कुछ बची रहेगी, नहीं निकाल पाओगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, रेजिड्यूअल वॉल्यूम। समझ में आया? फिर
बोल रहे टाइडल वॉल्यूम के बाद जो नॉर्मली फंक्शनली जो आप एयर निकाल रहे हो उसके बाद लंग्स में जो एयर रह जाएगी इसी को बोलते हैं हम लोग फंक्शनल रेजिड्यूअल वॉल्यूम। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, रेजिड्यूअल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सब अब आ जाइए भैया, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बोल रहे टोटल कितना एयर फोर्सफुली आप इंस्पायर कर सकते हो, तो टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, समझे, टोटल कितनी एयर फोर्सफुली निकाल सकते हो, तो टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेट, इससे याद करना सब याद हो जाएगा आपको। वो जो थ्योरी लिखी वो उतने काम की नहीं, ये ग्राफ ही काम का है, इससे सारी चीजें अच्छे से याद हो जाएंगी। तो टाइडल एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, देखिए एक्सपायरेटरी कैपेसिटी समझ लीजिए, टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फिर टोटल ओवरऑल आपकी वाइटल कैपेसिटी कितनी है नॉर्मली। तो वाइटल कैपेसिटी देखो ध्यान से, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टोटल लंग कैपेसिटी, ये थी वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी में जोड़ देना रेजिडुअल वॉल्यूम। तो रेजिडुअल वॉल्यूम तीन जगह आ रहा है, एक तो वाइटल कैपेसिटी में आ रहा है, दूसरा खुद रेजिडुअल वॉल्यूम में आ रहा है, फिर फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम में आ रहा है। पॉइंटर मैक्सिमम स्पायरोमेट्री में पॉइंटर यहीं तक ही जाएगा, इससे ज्यादा नीचे जाएगा नहीं। तो फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम या रेजिडुअल वॉल्यूम आप निकाल नहीं पाओगे, टोटल लंग कैपेसिटी निकाल नहीं पाओगे, इसलिए इसके लिए हीलियम इंस्पायरेशन मेथड का हम लोग यूज करते हैं, समझे बेटा। जो मेल और फीमेल होता है उनमें कैपेसिटीज वॉल्यूम में फर्क रहता है, जो एथलीट और नॉन एथलीट होता है उनमें भी फर्क रहता है। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं एथलीट होते हैं उनके रेस्पिरेटरी कैपेसिटी और वॉल्यूम थोड़े से ज्यादा होते हैं। फीमेल में मैंने देखो बताया, फीमेल में वैसे ही कम होता है, फिर तुम बैठे रहोगे काम नहीं करोगे तो और रिलेटिवली कम हो जाएगा, ऑक्सीजन पहले से ही कम मिलने लगेगी तो और तेजी से एजिंग चालू हो जाती है। समझ में आया? चलिए ठीक है, नोट करिए इसको।